आ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ ऑफ बायो इनर्जेटिक्स। और इस चैप्टर के अंदर हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की डिटेल्स को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस बायो एनर्जेटिक्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये पहला लेक्चर इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। तो बायो एनर्जेटिक्स हम किसको कहते हैं? इट इज़ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस इन एन इकोसिस्टम। यानी एक इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनकी क्वांटिटेटिव स्टडी को बायो एनर्जेटिक्स कहा जाता है। इसलिए इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट क्वांटिटीज को पढ़ेंगे कि कितने मॉलिक्यूल्स यूज हुए, कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए। अब इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनमें दो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। वन इज द फोटोसिंथेसिस एंड अदर इज द रेस्पिरेशन। ये दो तरह की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। इनकी डिटेल्स को हम आगे चल के अभी पढ़ेंगे, इस इंट्रोडक्शन में भी और फिर कंप्रीहेंसिवली इस पूरे चैप्टर के अंदर भी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है कि इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का जो मेन सोर्स है दैट इज सन। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी and solar energy is the main form of the energy available to living organisms on earth। अब ये भी आपने याद रखना है कि अर्थ पर ये जो सोलर एनर्जी पहुंचती है इसने डिफरेंट काम करने हैं। लाइक इसने अर्थ की हीटिंग को करना है, इसने वाटर को इवेपोरेट करवाना है, इनमें से काफ़ी सारी अमाउंट री रेडिएट होकर वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस एनर्जी को डायरेक्टली अगर कोई यूज कर सकता है तो वो प्लांट्स हैं। यानी प्लांट्स हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब दिस सोलर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म इनटू एन अदर फॉर्म ऑफ द केमिकल एनर्जी। तो इसीलिए आपने अब सबसे पहले इसकी तरफ आना है कि अर्थ तक जो टोटल लाइट एनर्जी पहुंच रही है उनमें से सिर्फ 1% प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहां पर जो प्रोसेस इस एब्जॉर्प्शन और कन्वर्जन के अंदर इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये सबसे पहला स्टेप होगा कि अर्थ तक जो टोटल लाइट एनर्जी पहुंची उनमें से प्लांट्स ने इस लाइट एनर्जी को कैप्चर किया और ट्रांसफॉर्म किया इनटू द केमिकल एनर्जी। अब वो केमिकल एनर्जी की कौन सी फॉर्म्स होंगी? दिस विल बी द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो इसीलिए प्लांट्स के अंदर इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम कहते हैं एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस ऑफ द बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, ये दो प्रोसेसेस हमने पढ़े थे ना अभी, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तो आपने याद रखना है कि इसमें से जो फोटोसिंथेसिस है उसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस ऑफ द बायो एनर्जेटिक्स। ये मैं साथ वैल्यू भी लिख देता हूं। मैंने ये बताया है कि जो टोटल लाइट यहां तक पहुंच रही है उनमें से 1% को प्लांट्स ने यूज किया, कैप्चर किया और ट्रांसफॉर्म किया इनटू द केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी की कौन सी फॉर्म वो हमने पढ़ लिया है कि सबसे कॉमनली इन्होंने कन्वर्ट किया है इसको ग्लूकोज के अंदर, विच इज द कॉमन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। और फोटोसिंथेसिस को इसी वजह से हम कह रहे हैं एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस। अब आपने ये भी याद रखना है कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसको हम एनाबॉलिज्म कहेंगे। एनाबॉलिज्म आपने पढ़ा हुआ है, किसको कहते हैं? कि जहां पर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके लार्जर मॉलिक्यूल बनाएंगे उसको एनाबॉलिज्म कहेंगे एंड इट विल नीड एनर्जी। और यहां पर ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा सन, सोलर एनर्जी यूज होगी। अगर हम इसकी केमिकल इक्वेशन को देखें तो ये ओवरऑल ऑफ फोटोसिंथेसिस की नेट इक्वेशन पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होगी 6CO2 प्लस 6H2O और एनर्जी जो सन प्रोवाइड कर रहा है, और प्लांट फिर इन तीनों को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज के अंदर जो कि मेन प्रोडक्ट है, और उसके साथ ऑक्सीजन रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में
that will be used in the aerobic respiration or in the formation of ozone. तो इसलिए भी आपने ये याद रखना है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है या ओजोन लेयर की फॉर्मेशन है उसको हम रिलेट करते हैं विद द यूज ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस, यानी जब फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर यूज होना शुरू हुआ तब ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई और उस ऑक्सीजन के प्रोड्यूस होने के साथ फिर एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हुई और ओजोन लेयर की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई। तो ये एक प्रोसेस जो आप बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस का। एक और चीज़ भी आपने याद रखनी है कि अल्टीमेटली आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये सेल के किस हिस्से में होता है, अल्टीमेटली दैट आर क्लोरोप्लास्ट। तो इसीलिए इस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जिन ऑर्गेनेलिस का रोल होगा दैट विल बी द क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट आर इन्वॉल्व्ड इन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस। और ये किसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वो आपने पढ़ लिया। क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। अब इन प्लांट्स ने ये जो फूड बनाई है इस फूड को ये खुद भी यूज करेंगे अपनी एक्टिविटीज के लिए और उस इकोसिस्टम के अंदर बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। इसलिए आप लोग पढ़ते हैं कि इकोसिस्टम में जितनी भी फूड चेन्स होती हैं या फूड वेब्स होती हैं उनकी बेस पर हमेशा ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी एल्गी या प्लांट्स। तो यहाँ से जो फूड इन्होंने सिंथेसाइज की है ये अवेलेबल होगी अब उस इकोसिस्टम के अंदर बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी कुछ जो है वो डायरेक्टली प्लांट से फूड ले रहे होंगे उनको हम लाइक हर्बीवोर्स कह देंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो इनडायरेक्टली ले रहे होंगे, यानी अगर कोई हर्बीवोर को फूड के तौर पर यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो प्लांट से इनडायरेक्टली फूड को ले रहा है। अब ये फूड इन प्लांट्स से बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स तक ट्रांसफ़र होगी और उन ऑर्गेनिजम्स ने इसको अगर यूज़ करना है अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर तो पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करने के बाद वो ऐसी एनर्जी रिलीज़ करवाएंगे जिसको फिर सेल और उस ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस के अंदर यूज़ किया जा सकता है। और इसके लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है दैट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, केमिकल एनर्जी की ब्रेकडाउन होगी और उस ब्रेकडाउन से एटीपी बनेंगे। एटीपी इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, और ये एटीपी फिर डिफरेंट फंक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होंगे। लाइक अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब्सटेंसेस की मूवमेंट करवानी है वहाँ पर एटीपी यूज़ हो जाएंगे। एनिमल्स के अंदर अगर मूवमेंट करवानी है मसल कंट्रैक्शन के थ्रू तो उस मसल कंट्रैक्शन में ये एटीपी यूज़ हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब इन ऑर्गेनिजम्स ने अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ करनी है लाइफ को सस्टेन रखने के लिए वहाँ पर एटीपी रिक्वायर्ड हैं, और उस एटीपी की प्रोडक्शन होती है बाय दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसलिए अब अगर हम रेस्पिरेशन को इस फोटोसिंथेसिस के इन कंपैरिजन देखें तो यहाँ पर आपने जैसा कि पढ़ा है कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी ब्रेकडाउन हुई, एनर्जी रिलीज हो गई। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस रेस्पिरेशन एज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। फोटोसिंथेसिस को कहा था एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस और रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। इसी तरह से यहाँ पर क्योंकि ब्रेकडाउन हो रही है सो वी विल कॉल इट एज कैटाबोलिज्म। ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो रेस्पिरेशन के साथ रिलेटेड होंगे। ये आपके सामने इसकी इक्वेशन है, और आपने एक चीज याद रखनी है कि दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये हम आगे पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं, एरोबिक और एनएरोबिक, लेकिन ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है दैट इज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसीलिए हमने यहाँ पर इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मुहतात रहना है कि दिस इक्वेशन इज अपोजिट टू द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइक अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एग्जैक्टली
अपोजिट टू द इक्वेशन ऑफ, तो उसका बेस्ट आंसर होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जैक्टली अपोजिट होगी, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट्स हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्टेंट्स हैं, जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट्स हैं। यानी यहाँ पे CO2 बन रही है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही है? ATP की फॉर्म में। और ये ATP कहाँ इन्वॉल्व होंगे? आगे फिर डिफरेंट एनाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर या सेल की बाकी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होंगे। इसलिए आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हम ये जो ATP के मॉलिक्यूल्स हैं इनको कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, कि अदरवाइज तो एनर्जी ग्लूकोज में भी स्टोर्ड है, लेकिन ग्लूकोज को हम उतना फ्रीक्वेंटली और इमीडिएटली यूज नहीं कर सकते जितना जल्दी हम ATP को यूज कर लेते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ कैश, जस्ट लाइक अ करेंसी, कि जो हमारे पास मौजूद है, हमारे सेल्स के पास मौजूद है, हमें जब भी रिक्वायर्ड होगी हम इसको कैश करवा लेंगे, हम इसको एक्टिविटीज के अंदर यूज कर लेंगे। तो ATP को हम कहते हैं एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एंड इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म, यानी कैटाबोलिज्म से ये प्रोड्यूस हुआ और डिफरेंट एनाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होगा। आखिरी चीज जो मैं यहां पर आपको बताता चलूं कि जैसे यहां पे हमने पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व हो रहा है, इसी तरह यूकैरियोटिक सेल्स के केस में रेस्पिरेशन के अंदर मेन रोल माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। तो आपने ये भी चीज याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस। लेकिन ये कौन सी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस में इन्वॉल्व होंगे? दे विल ब्रेक द केमिकल एनर्जी एंड विल ट्रांसफॉर्म इनटू ATP, और ATP आगे फिर यूज होंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द बायोएनर्जेटिक्स, उसका इंट्रोडक्शन, उसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का हमने रिलेशन पढ़ा है।